गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी सेकेंड ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट फर्स्ट चल रही थी अपनी, थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। इसमें हमने कल क्लास में थर्मोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी। रिएक्शंस दो टाइप की होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। दोनों रिएक्शंस हैं, इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्या क्या इनकी एग्जाम्पल्स है, वो सब हमने कल की क्लास में पढ़ लिए थे। उसके बाद में आज हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री का, ये वो रहेगा अपना हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन जिसे हिंदी में क्या बोला जाएगा, अभिक्रिया की ऊष्मा। हीट ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, अभिक्रिया की ऊष्मा। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे कि हीट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की ऊष्मा है वो होगी क्या होगी। तो इसमें हम लिखेंगे जब कोई भी मॉलिक्यूल्स है, कोई भी पदार्थ है, उसके एक मोल का फॉर्मेशन, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, हीट ऑफ रिएक्शन में कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि A प्लस बी से मिलकर के क्या बन गया, C प्लस डी बन गया। हम मान लें कि ये संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है, जो इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ क्या है, सेम है उनकी संख्या। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये एक बैलेंस या क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। इस संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हैं, वो रिएक्टेंट्स जब पूर्ण रूप से क्रिया करके कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, रिएक्टेंट जीरो बचता है, जो भी बनेगा वो सारा का सारा क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। तब इस केमिकल रिएक्शन में जो भी ऊष्मा में परिवर्तन होगा, ऊष्मा या हीट उत्सर्जित होगी या अवशोषित होगी, जितना भी चेंज होगा वो यहाँ पे उस अभिक्रिया क्या कहलाएगा, ऊष्मा कहलाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि किसी संतुलित रासायनिक समीकरण या संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रिया कारकों की मोलर मात्रा के पूर्ण रूप से क्रिया करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाने पर उस अभिक्रिया में जो ऊष्मा परिवर्तन होता है डेल एच, वह उस अभिक्रिया की ऊष्मा या हीट ऑफ रिएक्शन कहलाती है। होगी ये रिएक्शन, उसमें डेफिनेशन होगी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। याद रखना, नॉर्मल रासायनिक अभिक्रिया नहीं लिखनी, ये लिखना है संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित क्रिया कारकों की मोलर मात्राओं के पूर्ण रूप से क्रिया करके कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो जाने पर उस रिएक्शन की हीट में जो चेंज होता है उसे हीट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की ऊष्मा के नाम से जाना जाता है। शो करेंगे इसको हम डायरेक्ट से, पॉजिटिव में भी आ सकती है, नेगेटिव में भी आ सकती है। हमने कल पढ़ लिया था, एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, उसी हिसाब से इसके साइन है वो रखे जाएंगे। ठीक है, ये रहेगा अपना हीट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन। अब हीट ऑफ रिएक्शन है वो कई प्रकार की होती है, जैसे कम्बशन हीट है, दहन की ऊष्मा है, फॉर्मेशन निर्माण की ऊष्मा है, विलायकन की ऊष्मा है, गलन की ऊष्मा है। ये सारे के सारे हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ऊष्मा भी बोल सकते हैं हम इसको, एंथैल्पी भी बोल सकते हैं, अभिक्रिया की एंथैल्पी भी बोल देंगे, अभिक्रिया की ऊष्मा भी बोल देंगे, एक ही बात है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। ये तो होगी डेफिनेशन हीट ऑफ रिएक्शन की। उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया ऊष्मा या अभिक्रिया एंथैल्पी के प्रकार कौन कौन से रहेंगे। फर्स्ट प्रकार रहेगा इसमें हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी निर्माण की ऊष्मा। हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी निर्माण की ऊष्मा। फर्स्ट टाइप रहेगा इसके अंदर हीट ऑफ फॉर्मेशन। डेफिनेशन क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन हीट का मतलब वही रहेगा रिएक्शन में होने वाला चेंज। रिएक्शन किस टाइप के, तो देखें तो हीट ऑफ फॉर्मेशन हिंदी में बोलेंगे इसको निर्माण की ऊष्मा, या फिर इसको हम क्या बोल देंगे, संभवन की ऊष्मा। इसी को दोनों ही नाम एक के रहेंगे, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे हम हीट ऑफ फॉर्मेशन। देखिए इसमें हम क्या लिखेंगे, तो इसमें हम लिखेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई भी एक मोल पदार्थ है वो अपने अवयवों से मिलकर बनता है, जैसे कि A प्लस बी है, इनसे मिलकर के AB बन गया और इसका कितना बन गया, एक मोल बन गया। तो A और B इस AB के क्या हैं, अवयवी पदार्थ हैं। अवयवी का मतलब होता है जिससे मिलकर के वो मॉलिक्यूल या पदार्थ बना हुआ होता है, वो उसके क्या कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं।
तो इसमें निर्माण या संभवन की उष्मा में हम क्या लिखेंगे कि किसी भी पदार्थ के एक मोल का फॉर्मेशन या निर्माण उसके अवयवी तत्वों से या उसके अवयवी परमाणुओं से होने पर उस रिएक्शन में जो हीट ऑफ चेंज उष्मा या एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है उसे संभवन या निर्माण की उष्मा के नाम से जाना जाएगा और उसे हम डेल एच एफ से प्रदर्शित करते हैं। डेल एच तो कॉमन चल ही रहा है, एंथैल्पी में चेंज या हीट ऑफ रिएक्शन है, एफ का मतलब क्या है फॉर्मेशन से एफ उठा लिया हमने। तो इसमें दोबारा से डेफिनेशन संभवन निर्माण उष्मा की, तो उसमें लिखेंगे कि जब किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी पदार्थ के एक मोल का निर्माण जब उसके अवयवों से मिलकर बन होता है तो उस दौरान होने वाला एंथैल्पी परिवर्तन उस अभिक्रिया की हीट ऑफ फॉर्मेशन या संभवन की उष्मा या निर्माण की उष्मा कहलाता है और इसे हम डेल एच एफ से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में यदि इस अभिक्रिया में हम कंडीशन लगा दें कि ये रिएक्शन है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या फिर 298.15 केल्विन टेम्परेचर पे संपन्न हो रही है। प्रेशर के लिए हमने बोल दिया कि वहां पे जब ये रिएक्शन 1 मोल बनता है उस समय इसका प्रेशर क्या है 1 बार दाब है, ठीक है। और इसमें जो ये बन रहा है यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वो कितना बन रहा है 1 मोल बन रहा है। तीनों कंडीशन लगा दी हमने इस ए बी के बनने में कि बना है तो 1 मोल है और ये जो ए बी बना है उस समय टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298.15 केल्विन और दाब था वहां पे उस समय 1 बार दाब। तो एक तीनों ही कंडीशन किसको बताती है स्टैंडर्ड कंडीशन है ये। मानक अवस्था में, मानक अवस्था कब होगी जब ताप या टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298.15 केल्विन, ये टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, मानक ताप है। और 1 बार दाब वो मानक दाब या क्या कहलाता है स्टैंडर्ड प्रेशर कहलाएगा। यदि ये रिएक्शन इन दोनों कंडीशन में हो रही हो 1 बार दाब पे और इस टेम्परेचर पे हो रही हो तब यहाँ पे ए बी 1 मोल ही बन रहा है ए बी का, तब इसे हम निर्माण की मानक उष्मा या हीट ऑफ स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन यानी कि संभवन या निर्माण की मानक उष्मा कहेंगे। और तब इसके ऊपर हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं नोट लगा देते हैं। ये तो थी नॉर्मल, इस समय अभिक्रिया में कोई कंडीशन नहीं लगी हुई थी, किसी भी टेम्परेचर पे हो किसी भी प्रेशर पे हो तो डेल एच एफ होगा। यदि हम इसमें ये लगा दें स्टैंडर्ड कर दिया इस कंडीशन को इस रिएक्शन को कि ये इसी टेम्परेचर पे होगी और इसी प्रेशर पे होगी तब इसकी जो एंथैल्पी में परिवर्तन होता है उसे डेल एच एफ नोट से माने। जिसी के ऊपर भी नोट लग देना, नोट का मतलब वो रिएक्शन कैस में हो रही है स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रही है, मानक अवस्था में हो रही है, तो उसकी जो एंथैल्पी जो होगी चेंज उसका नाम तो वही रहेगा संभवन या निर्माण की उष्मा, लेकिन उसके आगे क्या लग जाएगा मानक। संभवन की मानक उष्मा निर्माण की मानक उष्मा के नाम से जाना जाएगा उसे। अब यदि हम इसके क्या पढ़ेंगे एग्जाम्पल करेंगे तो एग्जाम्पल में देखो एक बात याद रखना कि ये जो ए और बी जिनसे मिलकर के ये बन रहा है ना मॉलिक्यूल जिन अवयवों से मिलकर बन रहा है वो अवयव भी यहाँ पे क्या होने चाहिए मानक अवस्था में होने चाहिए। मानक अवस्था का मतलब है उनका सबसे स्थायी जो क्रिस्टलीय रूप है वो हमें वहां पे लिखना है। जैसे कार्बन की रूप होता है ना हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, सबसे अधिक स्थायी ग्रेफाइट होता है। तो कार्बन से मिलकर के जब हम कोई भी कंपाउंड्स बनाएंगे, कोई भी पदार्थ बनाएंगे, कोई भी मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वही हमें वहां पे कार्बन क्या लेना है ग्रेफाइट ही लेना है। ग्रेफाइट लेंगे तभी हम कहेंगे कि वो क्या है मानक उष्मा, ठीक है। अब संभवन या निर्माण की मानक उष्मा का एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल देखें क्या रहेगा इसका। कार्बन सॉलिड में प्लस में O2 गैसीय फॉर्म में, दोनों ने आपस में मिलकर के CO2 गैस बना ली। यहाँ पे जो डेल एच अभिक्रिया की, अब देखो CO2 का 1 मोल बन रहा है, इसके अवयव क्या है कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है, तो इसमें जो फॉर्मेशन हो रहा है तो ये एंथैल्पी क्या होगी निर्माण की उष्मा होगी। इसकी वैल्यू आती है माइनस में 393.5 किलो जूल। माइनस में आ गई ना, माइनस में आ गई इसका मतलब क्या है प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या है कम है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी है वो इसमें क्या रहेगी ज्यादा रहेगी, इसकी क्या है कम है। तो हम बोलेंगे कि किस प्रकार की रिएक्शन है, ये एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते समय रिएक्टेंट क्या होते करते हैं उष्मा का उत्सर्जन बाहर कर देंगे तो प्रोडक्ट की जो एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी।
तब ये डेल एच किस में आएगा, नेगेटिव। कल लिखा था हमने कि जो एक्जोथर्मिक रिएक्शन जितनी भी होती है उन एक्जोथर्मिक रिएक्शंस के अंदर डेल एच एंथैल्पी परिवर्तन हो किस में आता है, नेगेटिव में आता है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया कि ये जो रिएक्शन है, मान लीजिए ये रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर या 298.15 केल्विन पे हो रही है, प्रेशर है इसका 1 बार दाब, तब ये क्या हो जाएगा, मानक निर्माण की या संभवन की मानक ऊष्मा हो जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीजन का तो क्या है ना, ऑक्सीजन तो एक ही है गैसीय फॉर्म में। कार्बन का क्या होता है, अपर रूप है, उसमें से हाँ कार्बन किसकी फॉर्म में, ग्रेफाइट। लिखा हुआ नहीं हो ना, तभी आपको क्या मानना है कि कार्बन क्या है, ग्रेफाइट में। तो कार्बन का सबसे स्थायी अपर रूप क्या होता है, ग्रेफाइट, और सबसे स्थायी वाले होते हैं ना वही उस केमिकल रिएक्शन के अंदर रखे जाएंगे। ये रहेगा फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। अब यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन है ना, ये नेगेटिव में भी आ सकती है, पॉजिटिव में आ सकती है, एक्जोथर्मिक एंडोथर्मिक के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। और यदि ये हीट ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव में आता है, नेगेटिव में आने का मतलब है कि बनने वाला कंपाउंड्स है उसकी स्टेबिलिटी अपने अवयवी तत्वों या परमाणुओं से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और यदि यहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव में आता है तब हम कहेंगे कि बनने वाले पदार्थ का स्थायित्व है अपने अवयवी पदार्थों से क्या रहेगा, कम रहेगा। विकल्प बता दिया था, वही है उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, स्टेबिलिटी विकल्प बताई थी, उसी के अकॉर्डिंग रहेगी निर्माण या संभवन की उष्मा। एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि किसी भी कंपाउंड्स में जैसे हमें संभवन की उष्मा निकालनी है, डेल्टा प्रोडक्ट, तो हम किसके याद करेंगे यहाँ पे इसको, तो प्रोडक्ट की माइनस में रिएक्टेंट की। इस फॉर्मूले से हम उस रिएक्शन की, इस रिएक्शन में फॉर्मेशन हो रहा है ना CO2 का, तो किसी भी रिएक्शन में जब फॉर्मेशन हो रहा है तो फॉर्मेशन की जो एंथैल्पी है, फॉर्मेशन की एंथैल्पी को हमेशा ही फॉर्मूले से याद करेंगे, प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस में रिएक्टेंट की एंथैल्पी, उससे हम इसे यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे फॉर्मेशन की एंथैल्पी। आगे समझ में ये रहेगा संवहन या निर्माण की उष्मा। और किसी भी मॉलिक्यूल्स के मानक स्टैंडर्ड स्टेट में उसकी फॉर्मेशन एंथैल्पी का मान हमेशा ही क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, किसी मॉलिक्यूल की मानक अवस्था के अंदर उसका जो एंथैल्पी होती है वो हमेशा ही क्या रहेगी, संभवन उष्मा है, उसकी हम क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। ये कार्बन है, ग्रेफाइट अपर रूप इसका सबसे स्थायी अपर रूप होगा, तो हम कार्बन का जो ग्रेफाइट वाला अपर रूप है इसकी फॉर्मेशन, इसकी संभवन उष्मा हम क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे। तो कोई भी पदार्थ ऐसा हो जो अपने मानक अवस्था में रखा हुआ हो, सबसे स्थायी अवस्था में रखा गया हो, तो वहां पे हम उसकी संभवन उष्मा को क्या मानेंगे, शून्य मानेंगे। ठीक है, ये रहेगा आपका हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन और नॉर्मल हीट ऑफ फॉर्मेशन। उसके बाद में नेक्स्ट रहेगा अपना सेकंड रहेगी हीट ऑफ कंबशन, दहन की उष्मा। तो हीट रिएक्शन हीट में सेकंड जो टाइप है वो रहेगा अपना हीट ऑफ कंबशन, इसे हिंदी में बोला जाएगा दहन की उष्मा। हीट ऑफ कंबशन यानी दहन की उष्मा। शो किसे करेंगे, डेल HCOMB लिख देंगे यहाँ। कंबशन यदि ये मानक अवस्था में हो, रिएक्शन स्टैंडर्ड स्टेट में हो, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298.15 केल्विन टेम्परेचर पे हो, एक बार या एक टेम्परेचर पे हो, तब हम इसको बोलेंगे दहन की मानक उष्मा। तब हम इसकी एंथैल्पी के ऊपर यहाँ पे क्या लगा देंगे, डॉट लगा देंगे। डॉट का मतलब क्या है, ये मानक या स्टैंडर्ड दहन की स्टैंडर्ड क्या रहेगी, एंथैल्पी रहेगी। अब हम बात करें कि दहन की उष्मा है उसकी डेफिनेशन क्या रहेगी। दहन उष्मा की डेफिनेशन में क्या रहेगी, जब कोई भी एक मोल पदार्थ है, जैसे ए है, ए का हमने 1 मोल ले लिया, 1 मोल पदार्थ दहन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। तो 1 मोल पदार्थ का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से कंप्लीटली जितना भी 1 मोल लिया पूर्ण रूप से दहन होकर के इसका बी बन गया। तो किसी भी पदार्थ के 1 मोल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से दहन हो जाने पर उस रिएक्शन की एंथैल्पी में जो चेंज होता है उसे दहन की उष्मा के नाम से जाना जाता है, उसे दहन की उष्मा कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए डेफिनेशन,
ये याद रखना, दहन हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहेगा। डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम इसमें कि किसी भी पदार्थ के 1 मोल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से दहन हो जाने पर उस रिएक्शन की एंथैल्पी में होने वाला चेंज उस रिएक्शन की हीट ऑफ कम्बशन या दहन की ऊष्मा कहलाता है। ठीक है, अब हम देखें इसमें भी उसी प्रकार से निकालेंगे हम दहन की जो ऊष्मा होती है ना, डेल एच कम्बशन, उसी को इस प्रकार से निकालेंगे। जो प्रोडक्ट है उसकी दहन ऊष्मा माइनस में रिएक्टेंट की दहन ऊष्मा, यानी बनने वाला जो प्रोडक्ट है उसकी दहन ऊष्मा में से रिएक्टेंट की दहन ऊष्मा को माइनस कर लेंगे। तो माइनस करने के बाद में हमें जो प्राप्त होगा वो उस केमिकल रिएक्शन की दहन ऊष्मा प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखें इसके अंदर। एग्जाम्पल्स में देखते हैं हम, इसमें एग्जाम्पल्स रहेगा C6H6 बेंजीन का करवाते हैं हम दहन O2, इसकी प्रेजेंस में दहन कराएंगे तो क्या बनेगा 6CO2 प्लस में 3H2। अब इस केमिकल रिएक्शन में दहन होगा उसको हम क्या बोलेंगे, डेल एच नोट कम्बशन। हम मान लें कि ये रिएक्शन 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298.15 केल्विन पे होती है। प्रेशर है वो इस टाइम क्या रखा है हमने, 1 atm रखा है। बेंजीन है, कम्बशन करवा दें इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 7, तो O2 के प्लस में एक हाफ O2 का है, तो 7 O2 का मतलब 14, और यहाँ से एक ऑक्सीजन एटम, टोटल एटम कितने हो जाएंगे यहाँ पे 15 में से 12 तो यहाँ पे आ गए और 3 यहाँ पे आ गए, 12 और 3 क्या हो गए इसमें 15 हो गए। ये रहेगा डेल एच कम्बशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हीट कम्बशन की वैल्यू कितनी रहेगी, माइनस में 681 किलो कैलोरी के नाम से इसे इतनी हीट ऑफ इसकी किसकी रहेगी, हीट ऑफ कम्बशन है बेंजीन की, वो रहेगी माइनस में 781 किलो कैलोरी मिली। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट इसमें एक आता है, ये आ गया बेंजीन वाला। एक इसमें आता है कि दहन ऊष्मा किससे ज्ञात करते हैं, तो इसमें आता है किसी भी कंपाउंड्स का दहन है वो बम कैलोरीमीटर के अंदर करवाया जाता है, और बम कैलोरी मीटर की सहायता से दहन ऊष्मा का निर्धारण किया जाता है, डिटर्मिनेशन करते हैं। और बम कैलोरीमीटर में किसी भी कंपाउंड्स की दहन की जो रिएक्शन होती है वो किस पे संपन्न करवाई जाती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर उसे संपन्न करवाया जाता है। तो किसी भी कंपाउंड्स या पदार्थ की दहन ऊष्मा का निर्धारण बम कैलोरीमीटर की सहायता से किया जाता है, और बम कैलोरीमीटर में होने वाली जो केमिकल्स रिएक्शन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम या स्थिर आयतन पर संपन्न करवाई जाती है। सिर्फ ये याद रखना, यहाँ पे दहन ऊष्मा का निर्धारण किससे करेंगे, बम कैलोरीमीटर से, रिएक्शन होगी यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम पर। उसके बाद नेक्स्ट देखें, यहाँ पे एक आता है कैलोरी मान, कैलोरी वैल्यू, इसे हिंदी में बोलते हैं हम कैलोरी मान। डेफिनेशन क्या होती है कैलोरी मान की, तो इसमें यहाँ पे हम लिखेंगे किसी भी कंपाउंड्स के 1 मोल का जब हम कंप्लीटली कम्बशन करवा देते हैं, दहन करवा देते हैं, तो वहां पे हमें जो ऊष्मा प्राप्त होती है उसे कैलोरी मान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसी भी कंपाउंड्स के 1 मोल का पूर्ण रूप से दहन करवाने पर जो ऊष्मा, तो याद है ना, दहन में हमेशा उस समय ऊष्मा क्या होती है, उत्सर्जित होती है। और दहन, इस कारण से दहन कैसी क्रिया है, दहन यहाँ पे एक्जोथर्मिक या ऊष्माक्षेपीय विक्रिया है। तो 1 मोल पदार्थ का ऑक्सीजन की अधिकता में दहन करवाने पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा को हम क्या बोलते हैं, जितनी ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो उसका क्या होती है, उस ईंधन या उस पदार्थ का क्या रहेगा, कैलोरी मान रहेगा। तो यहाँ पे कैलोरी मान ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या रहेगा, कैलोरी वैल्यू ज्ञात करने का फॉर्मूला रहेगा डेल एच कम्बशन, दहन में होने वाली ऊष्मा, हीट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय मोलिक्यूलर मास या अणुभार। इस फॉर्मूले की सहायता से हम किसी भी पदार्थ या किसी भी फ्यूल यानी ईंधन के कैलोरी मान को ज्ञात कर सकते हैं। ईंधन और फूड जो अपन जिसका दहन करवाते हैं ना, कैलोरी मान उसी का होता है। तो 1 मोल पदार्थ या ईंधन के का ऑक्सीजन की अधिकता में पूर्ण रूप से दहन करवाने पर जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वो उसी कैलोरी मान कहलाती है। ठीक है, इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे कल की क्लास में। जो थर्ड
दहन की ऊष्मा है वो हम सॉरी थर्ड हीट ऑफ रिएक्शन का टाइप है वो कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना है।